लगता है कांग्रेस ने जोड़ा मुस्लिम समुदाय को टेररिज्म के साथ? बटेंगे तो कटेंगे, इसका सही अर्थ क्या है? क्या ये मुस्लिम समुदाय के लिए तो नहीं दिया गया? क्या उनको अलग, इससे वो अलग तो नहीं होते हिंदू मुस्लिम समुदाय? नहीं, उसको अगर आप देखिए क्या है कि तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कांग्रेस के क्या कहते थे, स्काई इज द लिमिट, शॉर्ट फार्मा बजा दी। किसने ये जो कश्मीरी कांगड़ी से लड़ता था उसको 47 तक किसने लाया? हिसाब देना ये मगर एक देश में हमने नहीं दिया। बावजूद इसके जिन 3 परिवारों की बात प्रधानमंत्री करते हैं, नेहरू परिवार, शेख परिवार, आज तो फिर उनकी गवर्नमेंट बन गई, लोगों ने वोट दिया, जिताया मेजॉरिटी में, आज कांग्रेस और एनसी इलेक्शन वो सरकार पर चला रही है। आज फर्क है। नहीं, आप देश की सिक्योरिटी के साथ नहीं खेल सकते। वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी का एक बहुत बड़ा ऐसा बिल जो शायद इस बार जो है पार्लियामेंट में टेबल हो और फिर उसके ऊपर चर्चा भी हो, उसके ऊपर देश का मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है? जम्मू कश्मीर को क्या स्टेटहुड का दर्जा मिलने का सही समय आ गया है? जम्मू कश्मीर में क्या 2 पावर हाउस चल रहे हैं? जम्मू कश्मीर की इस समय स्थिति क्या है? ये सारी बातों पर हम बात करेंगे आज, और हमारे साथ हैं बीजेपी के इकलौते मुस्लिम समुदाय से आने वाले मेंबर पार्लियामेंट जो जम्मू कश्मीर से हैं और पुराने छात्र नेता भी हैं, भली भांति जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की सियासत को समझते हैं, एक युवा चेहरा भी हैं और बात बहुत सोच समझ कर करते हैं क्योंकि सियासत को बेहतर से जानते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हैं गुलाम अली खटाना साहब। तो खटाना साहब, बहुत देर बाद आज आपसे बातचीत हो रही है, पुराने मित्र भी हैं आप हमारे, मगर आज बातचीत जो है बीजेपी के हवाले से ही शुरू करते हैं। पार्लियामेंट चल रही है, आप भी राज्यसभा अटेंड कर रहे हो, वन नेशन वन इलेक्शन, कैसे देखते हो आप इसे? देखिए, देश का अल्पसंख्यक जो है, जो देश का जो बड़ी मिनॉरिटी है मुस्लिम, वो वोट बैंक रहा है कांग्रेस का, और उसको मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने नहीं दिया कांग्रेस ने, और उसके साथ साथ वो बैकवर्ड रहा। बहुत सारी चीजें हैं, उस पर नहीं मैं जाऊंगा, आपके क्वेश्चन की तरफ मैं आऊंगा कि देश का मुस्लिम अब ये सोचता है कि जिस देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जैसे हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल वजीर आजम रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे 10 साल, तो हम 11वें नंबर पे थे, 11वें पे रहे, और नरेंद्र मोदी जी ने 14 में कमांड संभाली एज ए वजीर आजम, एज ए प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने देश को 11वें से 5वें नंबर पे लिया, और अभी उन्होंने यहाँ रुके नहीं, एक विकसित भारत का एक टारगेट फिक्स किया कि हम एक डेवलप नेशन, तरक्की याफ्ता नेशन बनेंगे। अब देश का जो जुआ है, मुस्लिम जुआ, वो भी ये चाहता है कि हम जो देश की वजीर आजम के प्रोग्राम्स हैं उनके माध्यम से हम ही उनकी हेल्प करें। आपने बात करी वन नेशन और वन इलेक्शन। देखिए, नेशन तो वन है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब इलेक्शन वन होनी है अब इलेक्शन का ऐसा है कि हमें कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है, वो ये सोचती है, जिसकी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो जमहूरियत पे बिलीव करती है, उनकी रहनुमाई नरेंद्र मोदी जी कर रहा है। उनका पहले देश, फिर पार्टी और फिर सेल्फ, और देश पहले है तो देश के अगर हित में है वन नेशन, मतलब आपके कोड ऑफ कंडक्ट लगते हैं, रिसोर्सेस लगते हैं, ह्यूमन रिसोर्स लगता है, और जो बड़े टॉप के, जब आप टॉप की नेशंस में आते हैं जब आप टारगेट फिक्स करते हैं, जब आप किसी को कंपीट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने इनर रिफॉर्म भी लाने पड़ते हैं, बड़े कड़वे भी क्यों ना हो। तो ये उन्हीं में से एक रिफॉर्म है। आपको लगता है लोगों के भलाई के लिए है? मतलब लोग, जो जनता है ओवरऑल भारत की,
वो इसको एक्सेप्ट कर रही है या करेगी, क्योंकि इसमें एक ही टाइम पे चुनाव हो रहे हैं इसमें सारे। एक फॉर्मर प्रेसिडेंट जनाब रामनाथ कोविंद साहब, हाँ रामनाथ कोविंद जी के उसमें जी। एक अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। लाखों लोगों ने सजेशंस दिए हैं और लोगों ने, और उसमें यही जिस्ट उसका यही आया है कि हमें इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा इलेक्शन होना चाहिए कि जिसमें हमारा समय कम लगे, पैसा कम लगे और ह्यूमन रिसोर्स कम लगे। बिल्कुल। और जो देश की डेवलपमेंट के, देश की तरक्की के, देश को अदर नेशंस की जो डेवलप्ड नेशंस है उनके साथ compete करने के लिए कोई चीजें हम अदर उसमें ही बिजी रहे, तो ये देश के हित में किया जा, देश हित में रख के किया जा रहा है। इसी इसमें सेशन में टेबल हो जाएगा। बीजेपी हित रख के नहीं किया जा रहा, जी जी, ये देश को हित में रख के किया जा रहा है। इसी सेशन में टेबल हो जाएगा बिल। देखिए, नौउम्मीदी नहीं करनी चाहिए, लाया है, करेंगे, नियत साफ है, देश के लिए अच्छा है, देश के नागरिक के लिए अच्छा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या कुछ और जो बड़ी पार्टियां हैं, ये क्यों विद्रोह कर रही हैं, इस चीज का क्यों विरोध कर रही हैं, कैसे, क्यों, क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है, जब लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया देश में, और बहुत सारी पार्टियां मैं फंसी हैं। मैं ये होता है कि मैं बनूं, मेरा बेटा बने, मेरा पोता बने। बीजेपी मैं से हम में आ गई जी। हम बने, हमारे लोग बने, हमारे देश के लोग बने। तो कांग्रेस या रीजनल पार्टीज को मैं से हम में आने के लिए भी समय लगेगा। फिर जब आने में समय लगेगा तो सोच को चेंज करने में समय लगेगा, और उनको भी अपने आप को पॉलिटिकली जिंदा रखने के लिए वो बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल जिंदा रहने के लिए नहीं बयान देती। भारतीय जनता पार्टी देश को हित रख के, देश के नागरिक को हित में रख के, एनवायरमेंट को हित में रख के, टेक्नोलॉजी को हित में रख के, देश को डेवलप नेशन को का टारगेट को हित में रख के, सेल्फ रिलायंट कैसे हो जाए देश, उसको हित में रख के, हर चीज को हित में रख के, पुरानी ट्रेडिशन को हित में रख के, सब चीजों को बैलेंस रख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 साल हो रहे हैं तकरीबन प्रधानमंत्री की बागडोर संभाले हुए, देश की तीसरी बार उन्होंने शपथ ली। मगर बीजेपी क्या इन 11 सालों में मुस्लिम समुदाय के नजदीक आई है? आप कैसे दिखते हैं, क्योंकि अकेले मुस्लिम एमपी भी आप हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी को अपीज नहीं करती और ना किसी को टीज करती। हमारे लिए देश का कोई भी नागरिक जो है वो सामान्य है। जैसे आपने देखा होगा कि मुद्रा में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं उसकी गवाही दूंगा, अपने कोई उसको मुलाजम नहीं गवाही देगा लोन में, या फड़ी वाले का, रेडी वाले का, छोटा भी। तो उसमें उन्होंने ये नहीं पूछा कि उसका वो किस रेस से है, उसकी किस रेस से है, किस रंग से है, किस रिलीजन से है, किस रीजन से है। उसमें देखा ये मेरे देश का है, एक बार इसकी जिम्मेदारी, इसकी विटनेस मैं दूंगा इसके कारोबार के लिए। अगर ऐसा है तो फिर क्यों केवल आप इकलौते एमपी मुस्लिम एमपी हैं बीजेपी में, और वो भी 12 नॉमिनेटेड एमपीज में से एक हैं? क्या क्यों कोई मुस्लिम को टिकट नहीं दी गई एमपी की, और कोई जीत के भी आता शायद, तो शायद एक समुदाय को लगता कि हम बीजेपी के नजदीक हैं। देखिए, इसका बैकग्राउंड में पीछे जाइए। जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे जी, तो हमने ज्यादा लंबा क्यों लड़ाई लड़नी पड़ी? हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन गए। मतलब हम भारतीय नहीं रहे, हम हिंदुस्तानी नहीं रहे। हम हिंदू बन गए, हम मुसलमान बन गए, हम सिख बन गए, ईसाई बन गए, तो उनको बीच में दरारें मिल गई। जब देश के लिए सोचना है तो देश एक है। अब आप अरब में जाओगे, यूरोप में जाओगे, या ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, चाहे इधर नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, तो आप एज ए नागरिक जाते हो कि एज ए मुस्लिम या हिंदू जाते हो? बिल्कुल एज ए भारतीय, एज ए नागरिक। तो जब नागरिक का सम्मान होता है, भारत से आया है, तो थोड़ा कॉलर, थोड़ा मनोबल ऊंचा होता है कि नहीं? बिल्कुल। तो जब पड़ोसी मुल्क को थोड़ा ज्यादा तलाशी होती है। अच्छा, आप बीजेपी में कैसा फील करते हैं? ये एक मेरा बड़ा पर्सनल सा सवाल है।
कि शायद आपको आज तक देखिए, किसी ने नहीं अगर पूछा तो हो। हम मैं की सोच से सोचेंगे, जी या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के जी। पैरामीटर से सोचेंगे, हम्म, तो क्वेश्चन में जवाजियत बनती है। जी बेसिकली मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान हूँ, जी उनको मानता हूँ। जी तो उनका जो पहली आयत है कुरान की, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिल्कुल। कि मैं पूरी कायनात का रब हूँ, जी मैं पूरी सृष्टि का रब हूँ। मतलब सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, हम्म। जहाँ सिर्फ क्रिश्चियनों का, जहाँ हिंदुओं का रब, जहाँ सिखों का, वो वो और वो प्रधानमंत्री वो जी कहते हैं वासुदेवम कुटुंबम, वो कि पूरी दुनिया नहीं, एक है। पूरी दुनिया। हाँ वही बात, तो फिर दोनों की एक ही है, तो फिर नहीं, जरा थोड़ा फर्क है, संस्कृत में हो गया। अब एक इंसान की उम्र होती है 60 साल, 70 साल, हम्म, तो 60-70 साल में आधी तो उसकी सोने में निकल जाती है, सोने में निकल जाती कुछ बचपने को दे दो। है। हाँ, तो एक आध जबान पढ़ता है, तो जो पढ़ लेता है वो कहता है यही वो सच है, सीख लेता दूसरे है। वाली झूठ है। तो फिर ऐसा नहीं होता। दिक्कतें क्यों आ रही हैं? जैसे संभल में अभी यूपी में भी हुआ, हाथरस में पहले हुआ, ये क्या लगता है सिर्फ सियासत है? सियासत, सियासी लोग जो है ये धर्म में बांट रहे हैं हम। देखिए, क्या होता है कि बड़ा देश है, जी बहुत बड़ा देश है। पहले भी बहुत कुछ होता था, राइट्स होते थे, हम्म, मुसलमानों में शिया सुन्नी राइट्स होते थे, जी जाति बात पे राइट्स होते थे, लेकिन दूसरे इलाके में पता नहीं चलता था। हम्म, आज जमीन के नीचे भी पता चल जाता है, किसी ने कान खराश कर लिया। तो संभल में आज आज जमाना मोबोक्रेसी का नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता है जो वहां हुआ, हम्म, भले वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुसलमान थे लोग। जी जी हम कंडेम करते हैं, किसी का जान जो है बिल्कुल। नहीं जानी चाहिए। लेकिन मुझे बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं, जी जी तो आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं ना? बिल्कुल। है, हाँ, पूछ इतनी सकते हैं आजादी ना, तो होनी पूछ सकते हैं चाहिए। ना। जी 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 अब कोई नागरिक कह रहा है मैंने सर्वे करवाना है, जी तो जो वो 91 का वो एक्ट है, वो भी वो कहता है कि आप उसका स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, बट स्पेस है। बिल्कुल तो नागरिक ने स्पेस लिया। अब उस नागरिक की सोच से, जहां संबल की मोबोक्रेसी से देश तो नहीं चलता। बिल्कुल ठीक। खटाना साहब, एक बड़ा क्रिटिकल सा मेरा थोड़ा सवाल है, अगर आप उस पर जवाब देने में कंफर्टेबल हो कि। बेसिकली मैं एक बात हाँ पहले करूंगा, जी जी आपने जी संबल की बात करी। जी कांग्रेस ने, हाँ या रीजनल पार्टीज जो उससे निकली हैं, उन्होंने मुसलमान का नाम जुड़ा था इंसाफ से, बिल्कुल। कि इमानत में खयानत नहीं करता, हम्म, ये झूठ नहीं बोलता। जी और पिछले 70 साल में मुसलमानों को कांग्रेस ने चोरी के करीब ले लिया, कोई बड़ा गुंडा है, कोई टेररिज्म के साथ जोड़ा, कोई अनपढ़ता के साथ जोड़ दिया, कोई बैकवर्डनेस के साथ जोड़ आपको दिया। लगता है कांग्रेस ने जोड़ा मुस्लिम समुदाय को टेररिज्म के साथ? कहीं ना कहीं अब भी वो डराते हैं हम्म कि आपको बड़ा भाई, देखिए सनातनी हमारा बड़ा भाई है, हम्म हम छोटा भाई है। कुछ छोटे मोटे इश्यूज आ जाए तो हम बैठ के भी सॉल्व कर सकते हैं ना। बिल्कुल ठीक। रब तो नहीं ना, अगर हम लड़ेंगे तो रब तो ना, भगवान तो ना खुश होगा। अब संस्कृत और उर्दू में फर्क होगा बिल्कुल तो हम लड़ पड़ेंगे, जी। जबान में फर्क होता है ना। हाँ वो तो अलग अलग अब संस्कृत वाले उसको कहेंगे मैं शुद्ध हूं, तो वो कहेंगे तो उर्दू मशहूर। वाला मैं शुद्ध हूं। तो शुद्ध रब का नाम ही है, भगवान का नाम ही है। बिल्कुल सही कहा। जी। महाराष्ट्र चुनावों में, झारखंड चुनावों में एक बयान निकल कर आया, बटेंगे तो कटेंगे। इसका सही अर्थ क्या है? क्या ये मुस्लिम समुदाय के लिए तो नहीं दिया गया? क्या उनको अलग, इससे वो अलग तो नहीं होते हिंदू मुस्लिम समुदाय? नहीं, उसको अगर आप देखिए, क्या है कि अगर आप मेरे दोस्त हैं, तो आप दूर खड़े हैं, मेरे को गाली निकाल लेंगे तो मैं बोलूंगा मेरे लिए अच्छी दुआएं कर रहा है। लेकिन अगर आप मेरे साथ आपकी बनती है, जी तो आप मुझे गाली भी निकाल रहे हैं, तो मुझे लगेगा नहीं मेरे लिए दुआएं कर रहा है। तो अगर आपकी मेरे साथ बनती है, तो आप मुझे गाली भी निकालोगे तो मैं बोलूंगा दुआएं कर रहा है। तो अगर आपकी नहीं बनती मेरे साथ, तो आप दुआएं भी कर रहे हैं, मैं बोलूंगा गाली निकाल रहा है। इतना परसेप्शन का फर्क है। मतलब आपको लगता है ये बयान गलत आपने नहीं था? आपने लफ्जों में से देखिए, वो देखने वाली आंख ने मतलब निकालना है। जी अगर आपका वोट डिवीजन होगा हम्म तो आपका एमएलए नहीं बनेगा। अब उसमें से आप किसी भी साइड ले जाओ इसको खींच के, वो अपना अपना है। आप फिर सोच का लेवल है, उसको कितनी ले लेते हैं।
अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि ये समुदाय को बांटने की बात नहीं थी, ये वोटर को बांटने की बात है। देखिए देखिए नंबर में पावर है ना, जो नंबर ही उसको एमएलए बनाएगा ना। अब मेरे को नेगेटिव सोच होगी तो मैं उसको ले लूंगा कि ये हिंदू और मुसलमान की बात कर रहा है। सोच में फर्क है ना, सोच में सोच। अब सोच मेरी है कि मैं बनूं, मेरा बेटा बने। तो अगर सोच में हो हम बने, तो मुझे अपनी तनख्वाह है मेरी, तो मैं अपने पड़ोसी के बच्चों को अपने जैसे अपने बच्चों को देता हूं, हम मैं तो तभी आऊंगा ना, उनको भी वैसा देखूंगा। तो मैं अगर मैं वाली सोच होगी तो वो हिंदू मुस्लिम की सोच लगेगी, बिल्कुल। अगर हम वाली सोच होगी तो वो एक एज ए वोट लगेगा। वोटर लगेगा, बिल्कुल सही। अब जरा अपनी रियासत में आते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आप छात्र राजनीति से उभर के आए, लंबे समय से, आपकी उतनी उम्र नहीं है जितना एक्सपीरियंस है सियासत में। बहुत बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए रहा है रोहिंग्या, इसका मुद्दा कि रोहिंग्या यहाँ आकर बसे, इनको बाहर करो, क्योंकि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। बीजेपी हमेशा से इनको बाहर करने की बात करती रही। फिर एक समय आया, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आए, उन्होंने कुछ रोहिंग्या को डिपोर्ट किया, हीरानगर जेल में शिफ्ट किया। आज उमर अब्दुल्ला सरकार वापस उनकी बात कर रही है। आप बीइंग ए बीजेपी मुस्लिम एमपी, और आपके समुदाय के लोग भी इसमें आपसे बात करते होंगे, आप कैसे देखते हैं रोहिंग्या इशू को? देखिए उसमें दो तीन चीजें हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए। जी। कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, अगर डिपोर्ट करे हमने तो वो कार्ड के बिना होंगे। बिल्कुल। यूएन का कार्ड है, हम्म। जहां उन्होंने कोई क्राइम करा होगा इधर। जी। और हमारा ये पॉलिसी है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का नागरिक है, जी। पहले उसका, फिर जो पड़ोस वाला है, हिमाचल वाला है, पंजाब वाला है, उसका राइट है जी। इस पे। जी। अब उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हम रोजगार उसको देंगे, हम्म। तो अपनों को जहर दे दो ना, जो जम्मू कश्मीर के हैं। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि हमें कुछ चीजों में अब देश की सिक्योरिटी को खतरा है। अच्छा, अब कोई भी है, आपको लगता है सिक्योरिटी का इशू है बड़ा? देखो कुछ चीजें ऐसी पकड़ेगी। अब आपने आधार कार्ड बना लिया, जी। आप नहीं बना सकते। बिल्कुल। आप कैसे, मुझे बताइए। मैं बैसियत मुसलमान कंट्री में हूँ, मैं हम्म। सऊदी अरेबिया में हूँ, हम्म। तो मैंने चोरी करी, जी। मेरी प्रूफ हो गया, तो मेरे हाथ कटेंगे ना? बिल्कुल। कटेंगे ना। बिल्कुल। मैंने अगर किसी औरत पे किसी के साथ बैठा हुआ दिख गया पार्क में, मैं शादीशुदा हूँ, बिल्कुल। तो मेरे पे संगबाजी होगी ना चौक में, मुझे लोग गाँव के मारेंगे ना। बिल्कुल। पहले हमें देखो, बाई दी ऑफ दी फॉर द पीपल, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा जमहूरियत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें बहुत हकूक है लोगों को, उसका हमें नाजायज फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल। चोरी चोरी है। हम्म। हाँ, वो तो जो एक कानून के मुताबिक तो ये है कि अगर ये इलीगल अगर लोग हैं, इनको मैंने बाहर करना अगर चाहिए। मैंने गलत बनाया है, मैं हिमाचल का हूं, तो मैं जम्मू कश्मीर का कार्ड बना लूं तो गलत है ना। हम्म। बिल्कुल। अब मैं सोचूंगा नहीं मुसलमान है उसका बनने दो, तो फिर मेरा फिर इस्लाम नहीं ना रहा। मतलब आपका कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी पहले देखनी होती है, नहीं, देश है ना। ये मत देखिए नहीं, आप मुझे कि हाँ। बताइए, दो भाइयों में आपस में, एक को 10 कनाल मिल गई, एक को 4 कनाल मिल गई, तो 4 कनाल वाला ट्रस्ट पास करेगा, तो मेरा खून उबलना चाहिए ना। कुल्हाड़ी चलती है कि नहीं? बिल्कुल। चलती है कुल्हाड़ी, नहीं बिल्कुल। फटर करता है ना, हालांकि बाप एक ही है। तो जब रिसोर्सेस की बात है, पहले इसमें मेरा हक है जेएंडके के लोगों का, फिर मेरे पड़ोस वाले का है। केंद्र सरकार कुछ सोच रही है क्या रोहिंग्या को लेकर कि इनको डिपोर्ट किया जाए, जम्मू कश्मीर हम से बाहर किया देखिए, जाए? भारत के नागरिक, भारत की सिक्योरिटी, उनके नागरिक को सिक्योरिटी का कोई गलत बनाएगा, ठीक है, उनका यूएन का कार्ड है, तो उनको क्राइम में तो नहीं ना आना चाहिए। अगर उनके साथ जुल्म हुआ तो उनको इस देश के कानून को मानना चाहिए ना। बिल्कुल। जब आप चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, आप गलत चीजें करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो वो देखो, मैं एज ए बीजेपी या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक एमपी के हिसाब से उमर अब्दुल्ला को ये भाई नौजवान को जवाब देना पड़ेगा ना कि वो नौजवान कहाँ जाएंगे। जम्मू कश्मीर में हम सब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, विधानसभा चुनावों पे जम्मू कश्मीर में बहुत उम्मीद थी बीजेपी को कि इस बार कश्मीर से कोई सीट आएगी, पुंछ राजौरी से कोई सीट आएगी, मगर नहीं आई। क्या कारण रहे? मुस्लिम समुदाय ने वोट क्यों नहीं दिया बीजेपी को? एक बार फिर से जो है कुछ कटा कटा रहा, कुछ दूर रहा।
कांग्रेस को 60 तक लोग वोट देते थे मुसलमान का। ये जो कांग्रेस का बड़ा बेटा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी बिल्कुल। और जम्मू के मुसलमान के खिलाफ बनाई थी। हम्म, और जम्मू में मुसलमान इनको डिस्करेज करना, मरवाना नेशनल कॉन्फ्रेंस का, शेख अब्दुल्ला का काम है। अब रही बात बीजेपी की, हम्म, भारतीय जनता पार्टी जो है उसका एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपोजिशन में रही हाँ, है। वोट बैंक तो बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला है हम्म, जम्मू कश्मीर हाँ, में। शेयर बढ़ा है, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर के 10 के 10 जिलों में मुझे मौका मिला 2 साल में जाने का। बिल्कुल। मैंने कलेक्टर्स के साथ आम पंच, सरपंच, डीडीसी, वीडीसी, प्रोमिनेंट लोग, पत्रकार, शहरदारों को बैठाया। अब हमारा एक्सेप्टेबिलिटी बना है। अभी उसको समय लगता है, पहले एक्सेप्टेबिलिटी बनता है फिर वोट में ट्रांसफर होता है। आपने भी कैंपेन किया इस बार पार्टी के लिए कश्मीर में बहुत से, क्या रुझान था लोगों का? अभी हम बहुत सारी सीटों पे दूसरे नंबर पे आए। अब क्या है कि कुछ सीटें हमने खाली छोड़ी थी। हमने यहाँ पहाड़ी को एसटी दिया, मगर पहाड़ी ने वोट नहीं दिया आपको। देखिए क्या है कि देश जब होता है ना, अब मेरा हाथ है तो मेरी उंगलियां तो हर एक का राइट है ना, छोटी बड़ी हो सकती है, तो मेरा उन पे राइट है। अब पहाड़ीज ने गलत करा, सही लिया, उनका बनता था नहीं बनता था, उस इशू पे नहीं मैं जाऊंगा। लेकिन वो भी तो बात कर सकते थे ना कि हमें चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से उन्होंने बात करी। अब जो गुजर लीडरशिप थी उसने गुजर्स की बात नहीं करी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थी, कांग्रेस में थी। उन्होंने उनको ऐसे छोड़ दिया और नौजवान बच्चों ने उसका प्रोटेस्ट वगैरह करा। अब क्या है कि जब सरकार के पास कोई भी जाता है, मैंने भी कहा कि भाई अगर वो, उनको हम मना तो नहीं कर सकते कि उनको क्यों दे रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं हमें जो लेटेस्ट सेंसस होगा उसके मुताबिक दे दो, या हमारी जबान को आप 8 शेड्यूल में आप डाल खुद दो। भी गुजर समुदाय से आते हैं, आपका जो समुदाय है गुजर समुदाय, जम्मू में बढ़ चढ़कर उनका वोट बैंक है। और आपके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रविंदर रैना, वो तो बहुत ज्यादा जुड़े भी रहे, बहुत सारे सोशल मीडिया वीडियोस भी उनके निकले कि वो गुजर समुदाय के साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा जी जहां जहां से गुजर की बकरी निकल गई वो इलाका भी उसके, ऐसे मीम भी निकले। आपको लगता है कि कहीं गुजर समुदाय ने बीजेपी को सीरियसली नहीं लिया, या बीजेपी ने उनको सीरियसली नहीं लिया? कहाँ कमी रह गई? देखिए जब मैं 8 में मैंने इलेक्शन लड़ा नगरोटा से, तो मेरे साथ वहाँ खिलवाड़ हुआ, नंबर 2 ने करा। तो मेरे मन में, मैं बम बम बोले में, मैंने कश्मीर के लोग चाहते थे यहाँ राइट्स हो जाए तो अमरनाथ लैंड रो इसमें उलझन पड़ जाए। तो हमने बड़ा एक संवाद का काम करा, समाज रहे और इनका अमरनाथ लैंड रो में कामयाब भी हो जाए। कश्मीरी लीडरशिप चाहती थी हुर्रियत ज्यादातर के जम्मू में राइट्स हो जाए, मिनारिटी पे अटैक हो तो इनका जो मूवमेंट है वो फ्लॉप हो जाए। लेकिन वो हम कामयाब हुए। जम्मू के लोग जो यहाँ जो हमारी मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी है वो बड़ी अच्छी है, सीजन है। उन्होंने बड़ा मोहतात से अपनी बड़े तरीके से अपनी मूवमेंट को चलाया और उसमें कामयाब भी हुए। उसके बाद हमने यहाँ समाज जोड़ा। कश्मीर में झंडा चढ़ाने आती थी हमारी बड़ी लीडरशिप, कई बार चढ़ा लेते थे। फिर हमने बड़े बड़े फंक्शन करवाए J&K में, कश्मीरी बिरादरी जोड़ी, गुजर जोड़ा, पहाड़ी जोड़ा, अदर्स जोड़े। हमने आस्ता आस्ता 14 में जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के मोदी जी, ललकार रैली में कम से कम मैंने 3800 पगड़ी बनाई, कोई 8500 स्कल्प कैप पहनाई। आस्ता आस्ता लोग जोड़े और पहला एक उसको कांग्रेस से, अब्दुल गनी कोहली को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था, किसी दूसरी पार्टी में 14 में हमने उनको दिया तो वो जीत गया अकेला। उसके बाद उसको मंत्री बनाया। तालिब हुसैन साहब कुछ वोटों से हार गए, फार्मर MP। और अभी जो पहाड़ी को ST देने से हमें रजौरी पुंछ में हमें गुजर का लॉस हुआ। लेकिन अगर आप देखें जम्मू रियासी पे, जहाँ उधमपुर डोडा पे, तो उसमें जो हमें मुस्लिम वोट मिला है उसमें मेजॉरिटी गुजर है। और मैं तो ये कहता हूँ कैलकुलेशन से कि जितेंद्र सिंह मुस्लिम वोट से ही जीता है जिसमें मेजॉरिटी गुजर है। मैं भोजवा की 12 पंचायतें हैं उसमें मेजॉरिटी है, उसमें से 6 पंचायतों ने सीधा इसको वोट दिया, गुजर वो है। और
15,000 वोट हमने किश्तवाड़ से लिया, 5,000 हमने डोडा से लिया, 15,000 हमने रामबन जिला से लिया, 10,000 हमने रियासी से लिया, 5,000 उधमपुर से, 5,000 हमने कठुआ से लिया। और ये हम टोटल अगर आप एग्रीगेट करें तो हम मुसलमान वोट से जीते, ये जितेंद्र डॉक्टर साहब वाली सीट। अच्छा। मैंने माइक्रो लेवल पे, और मैं कित्थर में गया हूँ बगैर सिक्योरिटी के आफ्टर अच्छा। एमपी बनने। कित्थर है, बड़ा बड़ा उधर अभी कोई सरूरी वहां का सिटिंग एमएलए भी नहीं गया, गुलाम नबी आजाद भी नहीं गया, हमारा कोई लीडर नहीं गया। तो रियासी में हमें इसका वोट मिला, जो जम्मू रियासी। जम्मू में रूरल में शाम शर्मा को बड़ा वोट मिला। इसको विक्रम रंधावा को जहां 10 वोट भी नहीं आता, ये बठंडी के 4 पंचायत हैं। हमारे नरेंद्र सिंह को चौधरी पंचायत। और खटाना साहब, एज ए एमपी आपको लगता है सही समय है अभी स्टेटहुड वापस आना चाहिए? देखिए, स्टेटहुड हम ही देंगे, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर है जी, लोगों का मैंडेट है, हम ही देंगे। कब देंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वो करा है, होम मिनिस्टर साहब ने भी करा है। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हमें देखना है कि यहाँ कश्मीर में ये कुछ फैमिलीज ही Z++ में रहती थी जी। गरीब के बच्चे से ये पत्थर मरवाते थे, और गरीब का बच्चा हमने पत्थर मरवाने के बजाय अब स्कूल में लाया। अब खेल कूद में आप कश्मीर के बच्चे देखिए कितने कंपटीशन में आ रहे हैं। जम्मू के जो पहाड़ी जिले हैं हमारे, हमने बच्चों को अब स्कूलों में लाया जी। जो कैलेंडर लगते थे वो खत्म हो गए। हमारा 55% इलाका जम्मू कश्मीर का बाहर है, ये सेंसिटिव है इलाका है। और इनके जमाने में ये बस में से लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगाते थे कांग्रेस के जमाने में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जमाने में। हमने उसको साइंटिफिक तरीके से मिलिटेंसी को कर्व करा, उसको पिन पॉइंट करा जो आदमी मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है। अब सब लोगों को 50 लोग बस में बैठे, सबको आप उतार के तलाशी करोगे तो वो ऑफेंडर हो जाएंगे, मतलब वो नाराज हो जाएंगे। कश्मीर के हालात सुधरे तो हैं काफी पहले से। नहीं, कश्मीर में इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहा है, टूरिज्म 2 करोड़ पार कर गया है, लोग सरसों की खेती 30 एक और नई खेती शुरू। सबका क्रेडिट आप लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार को देते हो जो 5 साल रहे? इनका क्रेडिट मैं नरेंद्र मोदी जी को, वजीर दाखिला को, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और कश्मीर के अवाम को देता हूँ। तो फिर स्टेटहुड देने में देरी क्यों, जब आपने तो खुद ही अपने मुंह से कह दिया कि हम नहीं देंगे, फिर क्यों देरी? सुनिए, मैं आपको एक बैकग्राउंड उसकी क्लियर कर रहा हूँ जी। अब क्या है कि हम नहीं चाहते कि जो बच्चे हमने स्कूलों में लिए वो दोबारा पत्थर मारे। हम नहीं चाहते कि शिया और सुन्नी का वहां फसाद हो। हमने वहां शिया का मुहर्रम का जुलूस मेरे ख्याल से बहुत बड़ा निकला 20 साल 30 सालों बाद। हम नहीं चाहते कि 30 साल के स्ट्रेस में, देखिए जम्मू में लोग भाग रहे थे, लोगों का जहनी ठहराव आया है, लोगों का जिसकी एक दुकान थी दूसरी बना रहा है। हमारे गांधीनगर में तो लोग यहाँ भाग ही गए थे, हिमाचल में, कोई देश के कहीं। कितना समय लग जाएगा खटाना साहब स्टेटहुड वापस आते हैं? देखिए, थोड़ा सा हम इसको देख रहे हैं कि कश्मीरी लीडरशिप, देखो उन्होंने लोगों में दोहरी जहनियत खड़ी करी। मगर एक चीज हुई ना, सुन लो ना मेरी बात। हाँ, दोहरी जहनियत क्या होती है? मतलब मैं आपके पास, आपने मुझे कहा आप इंटरव्यू के लिए आना है जी, मैं आऊं या न आऊं, तो अगर मेरे मन में ये हो गया मैं इंटरव्यू देने आऊं या ना आऊं, तो हम नौजवान बच्चों के दिमाग में ये करें कि हम भारत के हैं या नहीं है जी। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कांग्रेस के क्या कहते थे, स्काई इज द लिमिट, शॉर्ट फार्मा बजा दी। किसने ये जो कश्मीरी कांगड़ी से लड़ता था उसको 47 तक किसने लाया? हिसाब देना। ये हम आस्ता आस्ता हम कोई भी काम वो कर रहे हैं J&K में जो लोगों के हित में हो। मुझे बताइए, आप कहते हैं आप लोकलौते मुस्लिम MP है, यहाँ 70% मुसलमान पॉपुलेशन है। बिल्कुल है, हमने इनको आयुष्मान कार्ड देश में कहीं नहीं दिया। यहाँ लेबरर को भी दिया और अब्दुल्ला को भी दिया, मुफ्ती को भी दिया, मगर एक देश में हमने नहीं दिया। बावजूद इसकी जिन 3 परिवारों की बात प्रधानमंत्री करते हैं, नेहरू परिवार, शेख परिवार, आज तो फिर उनकी गवर्नमेंट बन गई, लोगों ने वोट दिया, जिताया मेजॉरिटी में। आज कांग्रेस और एनसी इलेक्शन वो सरकार चला रही है। आज फर्क है, आज हमने जमहूरियत को एनकरेज करा है,
उनके जमाने में वो 2000 5000 पे एमएलए बनते थे, अब वो लोगों के वोट से बने हैं। फर्क है, देखने वाली आंख चाहिए। उनके एमपी 10,000 से बनते थे, अब वो एमपी फाइट करके बना है। हमने जमहूरियत को एनकरेज करा है, ये हम पे इल्जाम लगाते हैं कि वो छीन लिया, वो फलाना चेंज कर दिया, मशीनें चेंज कर दी। हमने यहाँ जमहूरियत को प्रायोरिटी दी है, पार्टी को प्रायोरिटी नहीं दी देश के वजीर आजम ने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनसी कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है इसलिए स्टेटहुड देने में देरी की जा रही है? वो कुछ भी सोचे ना अपने आप को जिंदा रखने के लिए, लेकिन हमने उनके जमाने में 100 रुपए आता था और लोगों को 10 रुपए, उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला, मैंने नहीं बोला। उमर अब्दुल्ला ने लेकिन हमने 23 लाख कुछ हजार सरपंच के अकाउंट में डाला कि नहीं डाला? चीफ 1 मिनिस्टर रुपया कम करा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अगर बीडीसी को जी। दिया, डीडीसी को दिया, उनके अकाउंट में दिया, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला किसान को दिया। कल दिल्ली में थे और किसी एक चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि डबल पावर हाउस है जम्मू कश्मीर में, जिससे कि आम आदमी जो है वो बड़ा डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो एक पावर हाउस होना चाहिए। उनका कहने का मतलब था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपने होम, जीएडी सारी पावर्स दी हैं और चीफ मिनिस्टर को पावर्स कम है। नहीं नहीं, आप देश की सिक्योरिटी के साथ नहीं खेल सकते। आप जम्मू कश्मीर के नौजवान को स्टार्टअप स्टैंड अप की तरफ ले सकते हैं, स्टोनिंग की तरफ नहीं ले सकते। उमर अब्दुल्ला साहब, आप Z++ में रहे, आप ब्लाइथ में पढ़े बड़े स्कूलों में, और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में भी ना जाए, आप क्या चाहते क्या है? और उनको आप आजादी का ख्वाब देते हैं। आप डबल माइंडेड हैं। आपने लोगों में थोड़ी जहनियत खड़ी करी है। आप देखिए, अभी लॉ एंड ऑर्डर है, वो हमारा जो हम यहाँ तक एक सफर चला है 11 साल का, उस सफर को हम 1 सेकेंड में नहीं उसको खत्म कर देंगे। बड़ी देर के बाद गांधीनगर में कोई पैसा लगाता था, लोग अपने घरों को डबल छत दे रहे थे। लोग बिजनेस कश्मीर में कोई अस्पताल वाला आ रहा था, इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं। तो हाँ, एक काम नहीं होगा, अब पैसा डाइवर्ट नहीं होगा, जिस कार्य के लिए आया उसी को मिलेगा। आपकी बातों से पुराने जो लुफे लग रहे उसी डोगरी आ रहे वो आपकी बातों से साफ हो रहा है जल्दी ना तो स्टेटहुड आएगा और अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो पावर्स हैं उनके पास JNK के लोगों का राइट है, वजीर आजम ने कहा है, मगर आएगा कब इसके ऊपर नहीं कहा। नहीं देखिए, इट्स नॉट ए इशू के न्यूज बने, वो नहीं है इशू। इशू लाइज विद द सिक्योरिटीज ऑफ JNK, सिक्योरिटीज अमन के साथ लिंक है। आपने सिक्योरिटी की बात की, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास होम है और पिछले 2-3 महीने से टेररिज्म एक्टिविटीज कुछ बढ़ी हैं, मगर आपको लगता है कि LG साहब पूरा कंट्रोल कर रहे हैं सुरक्षा के लिहाज से? जो मौत होती है ना बंदे की, उसका फेस पे ग्लो ज्यादा होता है, तो ये चिंता नहीं करनी होती। जब फड़फड़ाहट होती है, ग्रेट जो स्ट्रांग हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोफेशनल है, उसको एक टारगेट को हिट करना, जो निर्दोष आदमी है, जो मासूम है, जिसकी कोई गलती नहीं है, उसको भी बचाना है, और जिसका क्राइम है क्या उसको पकड़ना है, उससे वो डैमेज ना हो जाए, उसकी सोच भी डैमेज ना हो। थोड़ा थिनर लाइन है कि उसकी सोच में ये फर्क ना, उसके भरोसा हो कि ये कोई रूल ऑफ लॉ है। बिल्कुल। और उसमें से जम्मू कश्मीर को हमने बाहर लाना है, और लाया है और ला रहे हैं। और गवर्नर साहब का भी बहुत तजर्बा है, बिल्कुल, पुराने बड़े छोटे कार्यकर्ता से ऊपर आए हैं। हाँ, तो उसके तजर्बा का भी हम लाभ। फॉरेन मिनिस्टर ने अभी पार्लियामेंट में बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हम चाहते हैं, मगर तब तक नहीं होगी जब तक कि टेररिज्म पे लगाम नहीं लगती। साफ सी बात है। तो आप भी इसी चीज को मानते हैं? नहीं, मैं दौड़े करने चाह भी पिया ते तू बटे ही मारो। मतलब आप हमें यहाँ सुरंग बना के ड्रग्स का इन्फिल्ट्रेशन करो। मैंने बोला कि 2 भाइयों में तकसीम होगी, एक को 3 कनाल आ गई, एक को 10 कनाल आ गई, तो 3 कनाल वाला बना शक नहीं करेगा, तो 10 कनाल वाले खून उबलेगा ना। बिल्कुल, तो कुल्हाड़ी चलेगी ना, तो बात कैसे होगी? उसको भरोसा बनाना पड़ेगा ना कि मेरी एब्सेंट में भी ये बना शक नहीं करेगा, ये ट्रस्ट पास नहीं करेगा। तो पाकिस्तान आज दुनिया का पावरफुल देश होता, भूखमरी नहीं होती वहां। ठीक है, वो यहाँ कश्मीर अलाप लूप के वो करता है, अपने घर की जो वहाँ आटा इतना महंगा है,
बेसिक एम्यूनिटी से लोग परेशान है, तो उस पे पर्दा डालने के लिए सेंसिटिव इशू उठाते हैं पाकिस्तान को। जम्मू के लोगों की थोड़ी सी बात करते हैं। जम्मू के लोगों को ये लगता है, यहाँ की जनता को, आप भी जम्मू से बिलोंग करते हैं, शायद लोग आपके पास डेपुटेशन लेके आते भी होंगे बहुत सारे, कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो केंद्र सरकार है उसका भी ज्यादा फोकस कश्मीर पे है, जबकि वोट जम्मू वाले देते हैं। 29 एमएलए यहाँ से चुन के भेजे, तो यहाँ स्मार्ट मीटर के मुद्दे, बाकी मुद्दे, लोग परेशान हैं कि ये सारी बातें एज ए एमपी आप केंद्र सरकार तक पहुंचाते हो, और केंद्र सरकार क्या जम्मू के लोगों पर भी विश्वास बनाने को लेकर कुछ कर रही है? मैंने आपको सुनाया कि अगर आपकी किसी दूसरे आदमी से नहीं बनती है तो वो बाहर आपके लिए अच्छी बात भी कर रहा होगा, आपको बुरा लगेगा। जम्मू कश्मीर को इस नजरिए से बाहर आना पड़ेगा। उन्होंने जम्मू और कश्मीर को लड़वाया है, उन्होंने एक नैरेटिव सेट करा था, फिर सब रीजन्स को लड़वाया था। कैरस्टवाल डोडा में अनंतनाग के कश्मीरी को श्रीनगर के कश्मीरी से, कुपवाड़ा के उसको, जम्मू के आदमी को कश्मीर से, गुजर को पहाड़ी से। तो उसी का तो लाभ था, लोगों को प्रेशर ग्रुप्स नहीं बने और सरकार पे कोई चेक नहीं था। जम्मू के लोगों को इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए। और हम भारतीय जनता पार्टी एक नजर से देखती है, जम्मू हो, कश्मीर हो, कुपवाड़ा हो, कठुआ हो, किश्तवाड़ हो, उधमपुर हो, रियासी हो, बांडीपुरा हो, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को एक नजर से देखते हैं। और हमारा छोटे से छोटा भी रही बात के जो हमारा वोट बैंक है, हम इतनी जरा भी उनकी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, हमारा इतना कॉग्निजेंस लेते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार चलेगी कि खटाना साहब 5 साल लगता है आपको, उमर अब्दुल्ला सरकार चलेगी? अब ये भविष्यवाणी वालों से पूछिए आप। नहीं आपको। मैं तो भविष्यवाणी हाँ, मैं तजर्बे पे बात करते हैं। हाँ। पॉलिटिक्स में एक बात जरूर कहूंगा, पॉलिटिक्स में नेक्स्ट सेकंड का कुछ मालूम नहीं होता, ये किताब की बातें नहीं होती। बीजेपी कोशिश कर रही है बीच में कहीं की कुछ, कोई एकनाथ शिंदे एनसी से भी निकले तो शायद सरकार बन जाए। नहीं, फिर प्रेस की स्पेस खत्म हो जाएगी ना। प्रेस क्या लिखेगी अगर हम ये बात करेंगे तो? प्रेस का अपना स्पेस है, अंदर कुछ चल रहा है। जो पढ़े लिखे लोग तो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका अपना प्रेडिक्शंस है। लेकिन मैंने आपको एक बात कही कि पॉलिटिक्स ये अनप्रेडिक्टेबल चीज है, और ये किताब में नहीं आती, ये किताब के बाहर की चीज है। और जहां सोच खत्म होती है वहां से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन का पर्सनल लाइफ नहीं होता, सब कुछ पब्लिक है, उन्हें उसको लोग मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। उसके आप 10 दिन काम करो, एक दिन नहीं करोगे, वो भी गाली देगा। वो तो हो सकता है बीच में बीजेपी को चांस मिल जाए सरकार बनाने का। नहीं, मैंने कहा ये अनप्रेडिक्टेबल चीज है। वही चीज आपने घुमा के बता दी। नहीं, मेरा इशारा कहीं नहीं होता जी। मैंने कहा कि पॉलिटिशियन वो लड़का, मैं तो 35 साल हो गए, वो जो जिसको तहसीलदार नहीं घुसने देता, वो गांव से आता है, जिसको गांव में लोग लीडर नहीं मानते जी, वो गाड़ी में किराया नहीं होता, वो आके फिर तहसीलदार या डीसी के दफ्तर के बाहर, चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर बैठता है, वो भी इतना पढ़ा लिखा, क्योंकि वो किताब के बाहर का पढ़ा है, वो लोगों में रहता है, वो भी अब किताब वाला किताब का ही एंगल लगाता है, तो उसमें ये चीजें पता नहीं चलती। तो मैं ही सारा कुछ बताऊंगा तो फिर आपका स्पेस कहाँ जाएगा, इंटेलिजेंसिया का कहाँ जाएगा, उन्होंने क्या करना है। बहुत तरीके से आपने सारी बात बता दी और बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, हमेशा मजा आता है। तो ये थे बीजेपी के इकलौते मुस्लिम समुदाय से आने वाले एमपी गुलाम अली खटाना, जिनका ये कहना था कि पॉलिटिक्स में कुछ भी प्रेडिक्शंस नहीं हो सकती, अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मगर साथ ही साथ एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड तो वापस मिलेगा, मगर मिलेगा जब केंद्र सरकार को ये लगेगा कि जम्मू कश्मीर में जैसे हालात होने चाहिए वैसे हैं। यानी कि अभी समय लग सकता है, कोशिशें चाहे जितनी मर्जी करे। और दूसरी तरफ ये भी साफ कर दिया कि जम्मू और कश्मीर को बीजेपी एक ही नजर से देखती है, डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगा। और साथ ये भी साफ कर दिया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन बीजेपी का ऐसा एजेंडा है जो उनके लिए नहीं है, देश के लिए है। नेशन तो एक है, इलेक्शन भी एक होगी तो जनता के लिए बेहतर होगा। तो मुझे लगता है ये इंटरव्यू आपको बहुत सही लगा होगा, बहुत विस्तार से बहुत कुछ बता दिया खटाना साहब ने। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के तक पहुंच पाए कि आखिर बीजेपी की केंद्र सरकार सोच क्या रही है। बहुत धन्यवाद।